Hello students, today we are going to start chapter 2 of class 10th civics book NCERT whose name is Federalism। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की सिविक्स की बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो आज इस चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक ही यही है कि फेडरलिज्म क्या है। तो फेडरलिज्म का हिंदी मीनिंग होता है संघवाद। अगर हम बात करें फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है, जो पावर होती है गवर्नमेंट के पास, वो डिवाइड हो जाती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी जो उस कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनके बीच में। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, तो फेडरलिज्म में एक ऐसा सिस्टम है सरकार का जिसमें जो पावर होती है सरकार के पास, वो उसके और उसकी जो वो सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी जो अलग अलग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनके बीच में डिवाइड हो जाती है। फेडरेशन में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो पूरी एंटायर कंट्री में लिए गए डिसीजंस वगैरह सब में रेस्पॉन्सिबल होती है, जबकि दूसरी जो गवर्नमेंट्स होती है वो वहाँ की स्टेट्स या प्रोविंसेस लेवल पर वर्क करती है। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो केवल स्टेट पर ही अपने डिसीजंस ले सकती है, उस स्टेट्स के लिए ही, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो होल कंट्री के लिए डिसीजन मेकिंग में पूरा कंट्री के लिए डिसीजंस ले सकती है। तो ये दो लेवल्स होती हैं फेडरेशन गवर्नमेंट की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना जानेंगे। और अगर इसके फीचर्स की बात करें, जो इसके फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि इस टाइप की गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स हो सकती हैं। नंबर 2, जो डिफरेंट टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं और ईच टायर का अपना खुद का जुरिस्डिक्शन होता है। इट मीन्स दैट जो अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक ही सेम सिटीजन्स पे वर्क करती हैं, लेकिन जो उनका जो वर्क होता है कानून बनाना, टैक्स वसूलना या प्रशासन के लिए कोई भी डिसीजन लेना, तो उस पर भी वो काम करती हैं। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो जो अलग अलग लेवल्स की जो गवर्नमेंट है उसके जो राइट्स हैं वो संविधान में पहले से ही दिए हुए हैं, फिक्स्ड हैं। इसी के लिए जिससे कि जो एग्जिस्टेंस है, जो अथॉरिटी है हर काइंड्स के गवर्नमेंट की, उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसकी पूरी गारंटी ली गई है। और जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो अनलिटरली चेंज्ड होते हैं। एक लेवल गवर्नमेंट की एक लेवल के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चेंज अनलिटरली नहीं हो सकते हैं। और इनको चेंज करने के लिए दोनों लेवल की गवर्नमेंट की मंजूरी होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट्स हैव द पावर, और कोर्ट के पास इतनी पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स की जो पावर है उनके बीच में इंटरप्ट कर सके। और जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो एक एम्पायर की तरह वर्क करता है कि यदि कभी इन दोनों जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, इन दोनों में कभी डिस्प्यूट होता है, कभी वाद विवाद होता है, तो उनका सॉर्ट आउट वही हाई कोर्ट करता है। ठीक है, जो हाईएस्ट कोर्ट होगा वो करेगा। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात करें, अगर हर एक जो लेवल का जो गवर्नमेंट की जो हर लेवल है उसकी अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो वो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर डिफाइन करता है। और जो इसका 7th पॉइंट है, इसकी भी अगर हम बात करें तो जो फेडरल सिस्टम है वो दो ऑब्जेक्टिव्स रखता है कि सबसे पहला तो सेफ का पूरे देश को सेफ और प्रमोट यूनिटी, पूरे देश को सेफ और उसमें यूनिटी बनाए रखना, जबकि दूसरा सेम टाइम उसकी रीजनल डाइवर्सिटी, जो धार्मिक विविधता है, उसको वो एकोमोडेट करता है। ठीक है, तो ये इसके 2 एस्पेक्ट भी हैं फेडरलिज्म के।
एक फेडरेशन आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसकी अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का जो बैलेंस होता है एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन की तरफ, इस बैलेंस, और जो ये बैलेंस होता है वो डिपेंड्स करता है फेडरेशन किस टाइप का बना हुआ है, जो फेडरेशन किस टाइप का फॉर्म है उसके ऊपर। तो इसी के टू काइंड्स होते हैं, इसके जो टू रूट्स होते हैं जिसके थ्रू फेडरेशन बनता है। फर्स्ट जो रूट होता है वो इन्वॉल्व करता है वहाँ के इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, जो एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं जिसमें जो पूरी सॉवरेनिटी, रिटेनिंग आइडेंटिटी, जिससे कि वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं। तो मतलब दो ग्रुप आके ज्वाइन करके जो एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं उसे हम टूगेदर कमिंग फेडरेशंस कहते हैं। और ये हमारा यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है। और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, जो सेकंड रूट होता है जहां लार्जर कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को अपने स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, ठीक है, और अपनी नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, उसे हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसमें हमारी इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि भारत को फेडरल कंट्री क्या बनाता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारी 3 लिस्ट आती हैं। कितनी लिस्ट आती हैं? और भारत में फेडरल कंट्री क्या है कि पंचायत भी हैं, म्यूनसिपालिटीज भी हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी हमें प्रोवाइड कर रखी है, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें हमारी 3 लिस्ट आती हैं। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, नंबर 2 स्टेट लिस्ट एंड नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट्स दे रखा होता है एक नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में, जैसे कि देश का डिफेंस ले लिया, देश के डिफेंस का सब्जेक्ट दे रखा होगा, या फॉरेन अफेयर्स का दे रखा होगा, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, इन सारी चीज़ों के सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं इस लिस्ट में। और ये इसलिए इंक्लूडेड होते हैं क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की आवश्यकता होती है हमारी देश में होने वाली इन्हीं मैटर्स पर। और जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो अकेले ही इन सारे सब्जेक्ट्स को मेंशन करती है यूनियन लिस्ट में और उसके ऊपर वर्क करती है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें स्टेट का सब्जेक्ट होगा, लोकल इंपॉर्टेंस का होगा, जैसे पुलिस है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट लिस्ट में। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी वो अकेले ही इन सब्जेक्ट्स के लिए लॉ बनाएगी और इन्हें अपनी स्टेट लिस्ट में इंक्लूड करेगी। और तीसरी लिस्ट होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों यूनियन गवर्नमेंट और उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है। बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्हीं सब्जेक्ट्स को अपनी लिस्ट में मेंशन करती हैं। और यदि उनके जो लॉज हैं आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, अगर आपस में वाद विवाद होता है तो यूनियन गवर्नमेंट इनके लॉ को प्रिवेल करेगी, मीन्स उनके बीच में होने वाले कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर फिनिश होती है, जिसमें हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो इन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले आपको रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को भी नोटबुक नोट करिएगा, फिर इनको एक बार रिवाइज करिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो लिस्ट के बारे में जानेंगे, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट, इन्हें रिवाइज करिएगा, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है वो, और इसके साथ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, इनके बारे में, और जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के उन्हें और आप लोग अच्छे से नोट करके रिवाइज करेंगे। और फेडरलिज्म क्या है उसकी डेफिनेशन, मीन्स आज के वीडियो में कम से कम 10 टॉपिक हैं जिन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इतना करने के बाद हम लोग अपनी आगे नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में जो रिमेनिंग चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।